हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी विद सोनू। हम लोग जो है 100 डेज रिवीजन सीरीज़ कर रहे हैं अपने टीजीटी और पीजीटी और जीआईसी के एग्ज़ाम्स के लिए। तो उसमें हमने 2 टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिया है 5 डेज़ में। 3 डेज़ में हमने सेल को कंप्लीट करा है एंड 2 डेज़ में सेल साइकिल को कंप्लीट करा है। और जैसे कि आज हम लोगों को इसके पीवाईक्यू सेशन को करना था, तो आप लोगों को क्या करना है, क्योंकि ये रिकॉर्डेड वीडियो मैं अपलोड कर रही हूँ, तो मैं आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर शो करूँगी। आपको वीडियो को पॉज़ करना है, अपना आंसर देना, अपना आंसर आप कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हो या फिर आप कॉपी पेन लेकर के भी बैठ सकते हो और अपना आंसर लिखना है। देन उसके बाद आपको वीडियो को वापस से स्टार्ट करना है एंड आंसर देखना है, उसका सॉल्यूशन जो एक्सप्लेनेशन मैं दे रही हूँ उसको देखना है एंड लास्ट में आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे कि आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये डिफरेंट डिफरेंट जो टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, इवन डीट्रिपलएसपी, केवीएस और कुछ क्वेश्चंस यूपी पीसीएस वगैरह में भी आ चुके हैं। वो सारे क्वेश्चंस का मैंने इसमें एक कलेक्शन करा है यहाँ पर एंड अप्रॉक्सीमेटली आई गेस 60-65 क्वेश्चंस हैं यहाँ। तो उससे आपका क्या होगा, एक पूरा आपके ये दोनों चैप्टर भी पूरी तरीके से रिवाइज हो जाएंगे एंड आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ पर आप मिस्टेक्स कर रहे हो, कहाँ पर आपको और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंड अगर आप लोगों को मेरे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं, चीज़ें समझ में आ रही हैं आपको, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हो। आपके कमेंट से ही मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को वीडियो कैसी लग रही है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा जो क्वेश्चन है दैट इज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल वाज गिवन बाय, यानी कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया था। आपके ऑप्शंस इस टाइप से हैं: ए बीडल एंड टैटम, बी रॉबर्ट ब्राउन, सी वॉटसन एंड क्रिक, डी सिंगर एंड निकलसन। तो यहाँ पर मैं ऐसा करूँगी 10 सेकेंड्स का या 5 सेकेंड्स का ब्रेक लूँगी, जिससे कि आप लोग अगर साथ साथ में आंसर देना चाह रहे हो, लाइक मतलब वीडियो के साथ में ही जब ये वीडियो अपलोड होगी तो आप डायरेक्ट कमेंट्स में ही आंसर कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर तो देखो, अब इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले अगर हम बात करें तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया था। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था सिंगर एंड निकलसन ने, ठीक है। यहाँ पर मैं इस तरीके से अंडरलाइन कर दे रही हूँ। और अगर हम बात करें इसके अलावा भी कुछ जो थे मॉडल्स थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो कि दिए गए थे, तो उसको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। वैसे हम ऑलरेडी क्लास में जो है देख चुके हैं ये सारे, बट एक बार आपका इससे रिवीजन हो जाएगा। तो अगर हम बात करें प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन मॉडल्स, ठीक है। तो हमने कौन-कौन से मॉडल पढ़े थे? एक तो हमने पढ़ा था सैंडविच मॉडल, सैंडविच मॉडल। ये किसने दिया था? ये दिया था डेनियल एंड डेवसन ने, ठीक है, डेनियल एंड डेवसन ने। इसके अलावा बात करें तो दूसरा हमने क्या पढ़ा था? यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, यूनिट। अब इसमें इतना डिटेल में मैं आपको देखो नहीं बता रही हूँ, क्योंकि ये ऑलरेडी हम क्लास में बहुत अच्छे से डिटेल में कंप्लीट कर चुके हैं। ये किसने दिया था? ये दिया था रॉबर्टसन ने, ठीक है। या इसी को हम और क्या बोल देते हैं, यूनिट मेम्ब्रेन को ट्राई लैमिलर मॉडल, ठीक है। एंड तीसरा जो मेन सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक। ये किसने दिया था? ये सिंगर एंड निकलसन ने, ठीक है, 1972 में दिया था, ठीक है। इसमें इन्होंने बेसिकली क्या बताया कि जो लिपिड बाइलेयर होती है इस तरीके से, ठीक है। और प्रोटीन्स जो इन्होंने बताए थे उसमें हमने किस तरीके से देखे थे, हमने इंट्रिंसिक प्रोटीन भी देखा था जो कि इनके बीच में, मतलब लिपिड लेयर के बीच में कंप्लीटली सबमर्ज था। इसके अलावा एक्सट्रिंसिक प्रोटीन भी देखा था जो बाहर की तरफ था, है ना। तो ये प्रॉपर हमने डिटेल में इसको पढ़ा था। चलिए आ जाइए, अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सेल ऑर्गेनली सेंट्रियोल इज, ठीक है। सेंट्रियोल का जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, यानी कि सेंट्रियोल किससे बना होता है, तो आपके जो ऑप्शंस हैं दैट इज ए एक्टिन, बी मायोसिन, सी टिब्यूलिन और डी इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो अगर हम इसके आंसर की बात करें, चलो आंसर की बात करने से पहले सबसे पहले हम ये जो सेंट्रियोल होता है ये होता क्या है, ठीक है। तो हमने क्या चीज़ पढ़ी थी, हमने अपने क्लास में पढ़ा था साइटोस्केलेटन के बारे में, ठीक है, साइटोस्केलेटन के बारे में।
ठीक है। साइटोस्केलेटन में हमने क्या क्या पढ़ा था, एक तो हमने पढ़ा था माइक्रोटिब्यूल, माइक्रोटिब्यूल, ठीक है, जो कि किससे बना होता है, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से, ठीक है। इसके अलावा हमने पढ़ा था माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोफिलामेंट जो कि किससे बना होता है, एक्टिन फिलामेंट से, ठीक। और तीसरा हमने पढ़ा था इंटरमीडिएट फिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट, ठीक है। तो इंटरमीडिएट फिलामेंट हमारा किससे बना था, ये बना था लैमिन प्रोटीन से, जो जिससे का न्यूक्लियर लैमिना बनता है, ठीक है, लैमिन प्रोटीन का। तो साइटोस्केलेटन में हमने जो माइक्रोटिब्यूल देखा था, इसको मैं देखो ऊपर बता दे रही हूँ, तो माइक्रोटिब्यूल में भी हमने क्या चीज़ देखी थी सॉरी, कि ये ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना है और इसमें हमें 2 तरीके का अरेंजमेंट देखने को मिलता है, ठीक है। अगर हम बात करें, देखो प्रोकैरियोटिक में तो हमारा 9 प्लस उसका था, प्रोकैरियोटिक में 9 प्लस, सॉरी 1 मिनट रुक जाओ, यहाँ इसको रहने दो, 9+2 अरेंजमेंट देखने को नहीं मिलता है ना प्रोकैरियोटिक में, यहाँ ही पर ही देखो चलो। माइक्रोट्यूब्यूल में हमने क्या देखा था, एक तो 9+2 का अरेंजमेंट देखा था 9+2 का अरेंजमेंट देखा था, दूसरा हमने देखा था 9+0 का। तो 9+2 में क्या था, 9 जो थे हमारे डबलेट थे, ठीक है, डबलेट थे, डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल थे, जो कि कहाँ पर प्रेजेंट थे, पेरीफेरी पर प्रेजेंट थे, ठीक है। और 2 जो थे वो क्या था, वो सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल था, जो कि सेंटर में प्रेजेंट था, सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल ये कहाँ था, ये सेंटर में था, ठीक है। इसी तरीके से अगर 9+0 की बात करें तो 9 कैसे थे, 9 ट्रिपलेट थे, ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल थे, सेंटर इसका खाली होता है तो ये हमें देखो 9+2 अरेंजमेंट हमने कहाँ देखा था, ये हमें देखने को मिलता है सीलिया एंड फ्लैजिला में, ठीक है, फ्लैजिला में। और वहीं 9+0 की बात करें तो ये हमें कहाँ देखने को मिलता है, सेंट्रियोल एंड बेसल बॉडी में, ठीक है, बेसल बॉडी में तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है, मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल ऑर्गेनली सेंट्रियोल, तो इसका सेंट्रियोल का मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट क्या हो गया, ट्यूब्यूलिन हो गया, ठीक है। चलो आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन सेल साइकिल सेंट्रियोल्स रेप्लिकेट इन, अब यहाँ पर हमसे पूछा गया है सेल साइकिल में जो सेंट्रियोल है वो कहाँ पर रेप्लिकेट होता है। आपके ऑप्शंस हैं G1 फेज में, एस फेज में, G2 फेज में या फिर M फेज में, ठीक है। तो देखो जब मैंने सेल साइकिल आपको बताई थी तो सेल साइकिल में मैंने आपको एक्सप्लेन करा था कि सेल साइकिल हम किस तरीके से देखते हैं। सेल साइकिल में एक तो होता है हमारा इंटरफेज, ठीक है, जो कि लॉन्गेस्ट होता है, कितना होता है 23 आवर्स का, तो यही होता है, ठीक है, मोर देन 95%, ठीक। और दूसरा हमारा क्या होता है इंटरफेस के अलावा, दूसरा होता है हमारा एम फेज, या इसी को हम डिवीजन फेज भी बोल देते हैं, ठीक, डिवीजन फेज, ठीक है। ये लेस देन 5% होता है एंड इसका अगर टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो ये 1 आवर होता है, ठीक है। अब इंटरफेज में हमने डिफरेंट स्टेजेस पढ़ी थी। इंटरफेज में क्या होता है बेसिकली, देखो एम फेज में तो डिवीजन होता है, इंटरफेज में सारा प्रिपरेशन होता है, यानी कि डिवाइड होने के लिए जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो सब कहाँ बनती हैं, वो सब इंटरफेज में बनती हैं। तो हमने क्या देखा था, हमने इसमें स्टेजेस देखी थी, G1 फेज देखा था, ठीक है, एस फेज देखा था और G2 फेज देखा था, ठीक है। तो G1 फेज को हम क्या बोल रहे थे, गैप 1 बोल रहे थे या ग्रोथ 1 बोल रहे थे, इसके अलावा पोस्ट माइटोटिक फेज या प्री सिंथेटिक फेज बोल रहे थे। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आरएनए एंड प्रोटीन, जो भी इसके डिवीजन के लिए आरएनए एंड प्रोटीन्स रिक्वायर्ड होते हैं वो सब कहाँ फॉर्म होते हैं, वो G1 फेज में फॉर्म होते हैं, आरएनए एंड प्रोटीन फॉर्मेशन होता है यहाँ पर। अगर एस फेज की बात करें तो एस फेज में क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है, ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है, हिस्टोन का सिंथेसिस यहीं पर होता है, हिस्टोन सिंथेसिस एंड सेंट्रियोल सेंट्रियोल डुप्लीकेशन यहाँ पर होता है, डुप्लीकेशन, ठीक है। अच्छा, आरएनए एंड प्रोटीन्स फॉर्मेशन के अलावा मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनलीज G1 में ही रेप्लिकेट हो जाती हैं, डुप्लीकेट हो जाती हैं, हम कह सकते हैं मोस्ट ऑफ सेल ऑर्गेनली डुप्लीकेशन कहाँ पर हो जा रहा है, G1 में हो जा रहा है। और लेकिन कौन कौन सा नहीं होता, सेंट्रियोल नहीं होता, सेंट्रियोल कहाँ पर होता है, एस फेज में हो रहा है। और इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड कहाँ पर डुप्लीकेट होते हैं, ये होते हैं हमारे G2 फेज में,
ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। सेंट्रियोल्स रेप्लिकेट इन, तो ये कहाँ पर रेप्लिकेट हो रहे हैं सेंट्रियोल्स, ये हो रहे हैं हमारे एस फेज में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एस फेज। चलिए आ जाते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मिडिल लैमेली इज मेड अप ऑफ, तो मिडिल लैमेली किसका बना हुआ होता है। आपके ऑप्शंस हैं सेल्यूलोज, बी कैल्शियम पेक्टेट, सी पेक्टिन या फिर डी लिग्निन। तो अगर हम बात करें मिडिल लैमेली की, तो मिडिल लैमेली किसका बना हुआ है। मिडिल लैमेली जो बना होता है, देखो जब हमने अपने क्लास में इस तरीके से डायग्राम याद आ रहा होगा आप लोगों को, कि जब हम, ये कौन सी है, ये प्राइमरी सेल वॉल है, जब हमने सेल वॉल के बारे में पढ़ा था। ठीक है, प्राइमरी सेल वॉल के अंदर सेकेंडरी सेल वॉल होती है। अब डायग्राम थोड़ा वैसा बन रहा है, सेकेंडरी सेल वॉल होती है। ठीक है, और उसके अंदर जो होती है फिर टर्शियरी सेल वॉल होती है। ठीक है, टर्शियरी सेल वॉल होती है। ठीक है, और इसी में क्या होता है, यहाँ पर दूसरा पेन ले लेती हूँ मैं, एक सेकेंड। जो प्लाज्मोडेस्मेटा होता है वो एक सेल को दूसरे सेल से इस तरीके से कनेक्ट कर रहा था, और प्लाज्मोडेस्मेटा के दोनों तरफ क्या देखा था हमने, ये इस तरीके से प्लाज्मोडेस्मेटा के दोनों तरफ क्या चीज थी, इसको हम बोलते हैं मिडिल लैमेली। ठीक है, मिडिल लैमेली। ठीक, और ये किसका बना हुआ था, ये बना होता है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट का। ठीक, तो यहाँ पर हमारे ऑप्शंस में क्या दिया हुआ है, हमारे ऑप्शंस में दिया हुआ है कैल्शियम पेक्टेट, तो हम उसी को करेक्ट कर देंगे। अगर यहाँ पर मैग्नीशियम पेक्टेट भी दिया होता तो ऑप्शन में फिर बोथ होता। ठीक है, आ जाओ, अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेम्ब्रेन एनक्लोजिंग वैक्यूल्स इज नोन एज। अब देखो हमने देखा था, जब हमने प्लांट सेल देखा था या जब हमने एनिमल सेल, तो उसमें हमने बात करी थी वैक्यूल्स की। ठीक है, प्लांट सेल में वैक्यूल कैसा होता है, प्लांट सेल में लार्जेस्ट होता है। ठीक है, लार्जेस्ट होता है, और इसके अलावा मोर देन 90% ऑफ सेल वॉल्यूम को ये ऑक्यूपाई करता है। वहीं और सेंट्रल, अच्छा सेंट्रल तो इसमें नहीं कहता, पूरी वॉल्यूम ही ऑक्यूपाई कर रहा है ना। तो हम, अच्छा, और बात करें अगर एनिमल सेल की, तो एनिमल सेल में इतना बड़ा नहीं होता है, ये स्मॉल ही होता है। ठीक है, तो इसकी वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है, जो एनक्लोज करती है वैक्यूल को, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन हाईएस्ट नंबर इन द सेल। अब यहाँ पर हमें बताना है कि किसी एक सेल में सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर में कौन सी सेल ऑर्गेनली मिलती है। तो आपके ऑप्शंस हैं ए क्लोरोप्लास्ट, बी न्यूक्लियस, सी माइटोकॉन्ड्रिया या डी राइबोसोम। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी राइबोसोम। और राइबोसोम कैसे हो जाएगा, देखो क्योंकि राइबोसोम क्या है, देखो राइबोसोम हमको फ्री भी मिलते हैं, यानी कि फ्रीली लोकेटेड भी होते हैं। इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी लोकेटेड होते हैं ना। और इसके अलावा हमें कहाँ न्यूक्लियोलस में बन रहे हैं, वहाँ पर भी देखने को मिलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसका आंसर हो जाएगा राइबोसोम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। मेन फंक्शन ऑफ सेंट्रोमियर इज लिंक्ड विद। यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि जो सेंट्रोमियर का मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है। आपके ऑप्शंस हैं सेल एनलार्जमेंट, क्या सेंट्रोमियर सेल एनलार्ज करता है, नहीं। न्यूक्लियोलस फॉर्मेशन, क्या न्यूक्लियोलस का फॉर्मेशन करता है सेंट्रोमियर, नहीं। स्पिंडल ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रोमियर का क्या काम होता है, स्पिंडल ऑर्गेनाइजेशन। काइनेसिस में भी सेंट्रोमियर का कोई रोल नहीं होता है ना। तो देखो अगर हम बात करें, ये सपोज हमारा क्रोमोसोम है, ठीक है, तो ये अगर हमारा क्रोमोसोम है, ये क्रोमेटिड्स हो गए। ठीक है, क्रोमेटिड, ये हो गया हमारा सेंट्रोमियर। अब यहीं पर क्या होते हैं, यहीं पर ही इससे काइनेटोकोर इस तरीके से अटैच होते हैं ना। ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है ना काइनेटोकोर, इसी से आकर के क्या होता है, स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, स्पिंडल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट आ जाते हैं। सुसाइडल बैग इज अनदर नेम ऑफ। सुसाइडल बैग किसको बोलते हैं, ए माइटोकॉन्ड्रिया को, बी राइबोसोम्स को, सी लाइसोसोम को या फिर डी क्लोरोप्लास्ट को। तो सुसाइडल बैग किसको बोलते हैं, लाइसोसोम को। ठीक है, लाइसोसोम के और भी अदर नेम्स क्या थे, एक तो देखो सुसाइडल बैग हो गया, सुसाइडल बैग। ठीक है,
इसके अलावा स्कैवेंजर ऑफ द सेल, स्कैवेंजर ऑफ द सेल भी बोलते हैं इसको। और लाइसोसोम जब हमने पढ़ा था तो हमने क्या देखा था, प्राइमरी लाइसोसोम होता है, ठीक। प्राइमरी लाइसोसोम में कैसे होते हैं, इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं, इनएक्टिव एंजाइम्स। लाइसोसोम में क्या क्या मिलता है हमें, एसिड हाइड्रोलेजेस, है ना, ये हमें लाइसोसोम में मिलते हैं। देन सेकेंडरी लाइसोसोम में क्या होता है, एक्टिव एंजाइम्स होते हैं, सेकेंडरी लाइसोसोम में एक्टिव एंजाइम्स होते हैं। इसके अलावा टर्शियरी लाइसोसोम होता है जो कि रेसिडुअल होता है ना, और फिर उसके बाद ऑटोफेजिक लाइसोसोम। ये सब हम ऑलरेडी जो है प्रीवियस क्लास, मतलब जो हमने इसकी थ्योरी की क्लास करी है उसमें कंप्लीट कर चुके हैं। तो यहाँ पर आप लोग जो फर्स्ट टाइम इस क्लास को देख रहे हो वो कंफ्यूज मत होइएगा। इस क्लास को देखने के बाद या इस क्लास को देखने से पहले आप इसको यहीं पे पॉज करके पहले जो थ्योरी की क्लास है उसको देख लीजिए। तो आपके जितने भी ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ वो सारे आपके सॉल्व हो जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि एक भी क्वेश्चन आपका ऐसा हो कि जो सॉल्व ना हो रहा हो। अच्छा, इसके अलावा देखो मैं बताऊं, जैसे कि ये हम साइटोलॉजी का एक सेशन कर रहे हैं, इसके अलावा एक सेशन साइटोलॉजी का मैं और लेकर के आऊँगी क्वेश्चंस का, जिसमें हम जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ना, कि 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, हमें बताने हैं कौन से कितने इसमें से करेक्ट हैं, कितने इनकरेक्ट हैं, या स्टेटमेंट असर्शन रीज़न वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनको भी हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? क्योंकि उस तरीके के भी अब क्वेश्चंस बन रहे हैं आजकल, ठीक है? अच्छा, इसके अलावा देखो माइटोकॉन्ड्रिया कैसा होता है, ये डबल मेम्ब्रेन्ड होता है ना? डबल मेम्ब्रेन्ड होता है ये। डबल मेम्ब्रेन होता है। इसकी जो इनर इनर मेम्ब्रेन के जो आउटग्रोथ्स होते हैं इस तरीके से उनको हम क्रिस्टी बोलते हैं। इन्हीं क्रिस्टी पर जो है आपके ऑक्सीसोम जो होते हैं वो प्रेज़ेंट होते हैं। इसी को हम फर्नांडिस मोरन पार्टिकल, FOF1 पार्टिकल वगैरह भी बोल देते हैं। इसके अलावा बात करेंगे क्लोरोप्लास्ट, अच्छा ये इसके अलावा ये कैसे इसमें जो है सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेज़ेंट होता है। देन क्लोरोप्लास्ट की बात करें, ये भी डबल मेम्ब्रेन होते हैं, डबल मेम्ब्रेन होते हैं, ठीक है? इसमें क्या है, इसमें थैलेकोइड्स प्रेज़ेंट होते हैं। इसके अलावा स्ट्रोमा लैमेली प्रेज़ेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट को क्या बोलते हैं, किचन ऑफ द सेल बोलते हैं। देन राइबोसोम क्या होता है, राइबोसोम को ऑर्गेनेली विदिन सेल ऑर्गेनेली बोलते हैं। ये सब चीज़ें जो हैं हम क्लास में ऑलरेडी कवर करे हुए हैं। ये सिर्फ़ इसलिए मैं आपको ये सेशन करा रही हूँ जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो कि हाँ, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप लोग कर पा रहे हो, आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, कहीं पर भी आप चीज़ों को भूल नहीं रहे हो, ठीक है? देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेलीज़ इज़ नॉट मेम्ब्रेन बाउंड? तो यहाँ पर हमें बताना है कौन सी ऐसी सेल ऑर्गेनेली है जो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होती है, यानी कि एमेम्ब्रेनस है। हम इसे मेम्ब्रेन नॉट मेम्ब्रेन बाउंड को क्या बोल सकते हैं, एमेम्ब्रेनस, ठीक? तो इसके ऑप्शंस देखो, ए माइटोकॉन्ड्रिया, क्या माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एमेम्ब्रेनस होती है? नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया तो कैसी है, डबल मेम्ब्रेनस है। देन फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद आपका ऑप्शन है लाइसोसोम, लाइसोसोम भी ऐसा नहीं होता है। देन स्फेरोसोम है और फिर आपका ऑप्शन है डी राइबोसोम। तो यहाँ पर क्या आंसर होगा आप लोगों का, बताइए? हाँ, तो इसका क्या आंसर होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेलीज़ इज़ नॉट मेम्ब्रेन बाउंड? ए मेम्ब्रेनस कौन-सी होती है? तो वो हमारी कौन-सी हो जाएगी? वो हो जाएगी हमारी राइबोसोम्स, ठीक है? राइबोसोम के बारे में थोड़ा-सा देख लेते हैं। एक तो ये ए मेम्ब्रेनस होते हैं, ठीक है? दूसरा ये कैसे होते हैं? स्मॉलेस्ट होते हैं, स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेली हैं, ठीक है? इसको हम और क्या बोल देते हैं? ऑर्गेनेली विदिन ऑर्गेनेली, ठीक है? और अगर डिस्कवरी की बात करें तो डिस्कवरी किसने करी थी, राइबोसोम की डिस्कवरी करी थी पैलाडे ने। इसीलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, पैलाडे ग्रैन्यूल्स भी बोल देते हैं, ठीक है? पैलाडे ग्रैन्यूल्स भी बोल देते हैं। देन इसका फंक्शन की अगर हम बात करें, फंक्शन की, तो फंक्शन इसका क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस का होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, आगे आएगा भी शायद, प्रोटीन सिंथेसिस का होता है। और एक चीज़ और आप लिख सकते हो कि ये जो है कॉमन सेल ऑर्गेनेली है, कॉमन सेल ऑर्गेनेली बिटवीन
प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, यानी कि दोनों में ही मिलती है। प्रोकैरियोटिक में कितनी 70s टाइप होता है और यूकैरियोटिक में कौन सा होता है 80s टाइप होता है। बट इसके अलावा यूकैरियोटिक में एक्सेप्शन क्या आ जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड में 70s ही मिलता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें किसके बारे में हो गई, ये सारी चीज़ें हो गई आपकी राइबोसोम के बारे में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेलीज मेनली स्टोर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। तो जब अभी हमने देखो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स कौन स्टोर करते हैं, एसिड हाइड्रोलेजेस, तो ये हमारा स्टोर करता है लाइसोसोम्स। ठीक है, तो इसमें ऑप्शंस पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। बाकी अगर ऑप्शंस देखो तो पेरोक्सीसोम है, हाइड्रोजिनोसोम्स है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, बट उसमें जाने की ज़रूरत ही नहीं है हमें, है ना। लाइसोसोम्स ही होते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन जो है मैं आपको पहले ही इससे प्रीवियस क्वेश्चन में दे चुकी हूँ। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन यूकैरियोटिक सेल साइकिल न्यूक्लियर डीएनए सिंथेसिस अकर्स इन। डीएनए का सिंथेसिस कहाँ होता है, तो देखो हमने क्या देखा था सेल साइकिल में, हमने इंटरफेज देखा था। इंटरफेज में हमने देखा था G1 फेज देखा था, G1 फेज, S फेज और G2 फेज देखा था। ठीक है, तो G1 फेज में क्या हो रहा था, आरएनए एंड प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा था। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस, और मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेलीज उसमें डुप्लीकेट हो रही थी, एक्सेप्ट किसको, सेंट्रियोल, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड को छोड़ करके। एस फेज में क्या हो रहा था, डीएनए का डीएनए सिंथेसिस हो रहा था, एक सेकेंड, हाँ, डीएनए सिंथेसिस हो रहा था एंड सेंट्रियोल का डीएनए सिंथेसिस एंड सेंट्रियोल का रेप्लिकेशन हो रहा था, सेंट्रियोल डुप्लीकेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा एस फेज। ठीक है, ये एस फेज। आ जाते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रोमोसोम डबलिंग कैन बी अचीव्ड बाय द यूज ऑफ। अब इसके ऑप्शंस हैं इंडोल एसिटिक एसिड, IAA, GA यानी कि जिब्रेलिक एसिड, C जिएटीन, D कॉल्चिसिन। तो ये देखो, ये मैंने ये क्वेश्चन हमने कहाँ पर पढ़ा था, ये क्वेश्चन हमने पढ़ा था जब हमने पढ़े थे माइटोटिक पॉइजन्स। अगर जिसने क्लास ली होगी उसको ध्यान आ रही होगी ये चीज़, कि बिल्कुल जब हमारी क्लास एंड हो रही थी वहाँ पर मैंने आपको माइटोटिक पॉइजन्स के बारे में बताया था। कौन कौन से पॉइजन्स बताए थे, एक तो साइनाइड बताया था, दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड बताया था, इसके अलावा कॉल्चिसीन बताया था। ठीक है, कॉल्चिसीन बताया था, जो कि हम ऑब्टेन करते हैं कॉर्म ऑफ कॉल्चिकम ऑटमनेल से, जो कि लिलिएसी फैमिली का मेंबर है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कॉल्चिसीन। और कॉल्चिसीन क्या करता है, ये आपका अरेस्ट कर देता है, अरेस्ट सेल साइकिल। ठीक है, सेल साइकिल को अरेस्ट कर देता है, और किस चीज़ में ये एक तरीके से एब्रप्शन कॉज करता है या रोक देता है, स्पिंडल फाइबर को। ठीक है, स्पिंडल फाइबर के काम में ये एक तरीके से दखलंदाजी करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, क्रोमोसोम जो है वो सेपरेट नहीं हो पाते हैं और क्रोमोसोम की डबलिंग एज इट इज, मतलब ऐसे ही क्रोमोसोम रह जाते हैं। ठीक है, सेपरेशन उनका नहीं हो पाता, सेग्रीगेशन उनका नहीं हो पाता है। चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राइबोसोम्स आर कंसर्न विद द सिंथेसिस ऑफ। तो राइबोसोम्स का क्या काम है, हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन जब पढ़ा था तो ये हमने देखा था कि राइबोसोम का क्या फंक्शन था, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका C, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन डीएनए। तो यहाँ पर हमें बताना है कि इनमें से कौन डीएनए को कंटेन नहीं करता है। ऑप्शंस हैं आपके, ए पेरोक्सीसोम, बी क्लोरोप्लास्ट, सी माइटोकॉन्ड्रिया या डी न्यूक्लियाई। तो देखो क्लोरोप्लास्ट में भी सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, और न्यूक्लियस में तो डीएनए होता ही होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, पेरोक्सी सोम। ठीक है, अच्छा पेरोक्सीसोम कहाँ पर मतलब ये जो सेल ऑर्गेनेली है वो कहाँ पर यूज़ होती है, तो इसके बारे में देखो, अगर हम जब पढ़ते हैं फोटो रेस्पिरेशन। ठीक है, फोटो रेस्पिरेशन जब हम पढ़ते हैं तो फोटो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में पेरोक्सीसोम जो है वो यूज़ होता है। इसमें एक तो क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सीसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया।
बट फोटो रेस्पिरेशन क्या है, एक तरीके से वेस्टफुल प्रोसेस है, इसमें कोई काम की चीज़ नहीं बनती है, उल्टा ऑक्सीजन जो है वो यूज़ होती है, इसलिए हम क्या बोलते हैं कि फोटो रेस्पिरेशन क्या है, एक वेस्टफुल प्रोसेस है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ओरिजिन ऑफ लाइफ एज अ रिजल्ट ऑफ, अच्छा ये तो केमिकल इवोल्यूशन, अच्छा ये तो इवोल्यूशन वाले चैप्टर का आ गया। चलो इस क्वेश्चन को छोड़ दो यहीं पर, ये नहीं करेंगे, ये हमारा इस वाले चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, इसको यहाँ इसे डिलीट कर दो। चलो नेक्स्ट पर आ जाओ। प्लाज्मा लेमा इज मेड अप ऑफ, अब यहाँ पर हमसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात कर रहा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है किस किस की बनी होती है, सिंगल प्रोटीन लेयर की, सिंगल लिपिड लेयर की, तो केवल सिंगल प्रोटीन लेयर की तो नहीं होती है, ना ही केवल सिंगल लिपिड लेयर की होती है। तो अब इसमें देखो, अब हमारे क्या बचे, दो ऑप्शंस बचे, सिंगल लिपिड लेयर एंड टू प्रोटीन लेयर एंड सिंगल प्रोटीन एंड सिंगल लिपिड लेयर। तो डी ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रोटीन की तो हमारी दोनों तरफ इस तरीके से लेयर होती है ना, यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर लिपिड की लेयर होती है इस तरीके से, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है, सिंगल लिपिड लेयर एंड टू प्रोटीन लेयर्स। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इन पैकिटीन स्टेज ऑफ मियोटिक डिवीजन द क्रोमोसोम अपीयर। अब यहाँ पे हमारा सेल डिवीजन का जो चैप्टर है उससे क्वेश्चन है हमारा कि पैकिटीन स्टेज में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो कैसे हमें अपीयर, किस तरीके से अपीयर होते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं, बी डबल स्ट्रैंडेड होते हैं, सी फोर स्ट्रैंडेड होते हैं, या फिर डी थ्री स्टैंडर्ड होते हैं। तो देखो, अगर हम बात करें पैकिटीन स्टेज की, तो पैकिटीन स्टेज हमें कहाँ देखने को मिलती है, ये हमें मियोसिस वन के जो आपका प्रोफेज वन होता है, मियोसिस वन के प्रोफेज वन में हमें 5 स्टेजेस देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी 5 स्टेजेस, सबसे पहले लेप्टोटीन, ठीक है, लेप्टोटीन, देन जाइगोटीन, ठीक है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, देन उसके बाद डिप्लोटीन, एंड लास्ट में फिर प्रोफेज वन की लास्ट स्टेज कौन सी हो जाती है, डाइकाइनेसिस। तो देखो, अगर हम बात करें पैकिटीन स्टेज की, ठीक है, ये रही हमारी पैकिटीन स्टेज। पैकिटीन स्टेज में हमारे जो एक तरीके से हम बात करें, क्रोमोसोम्स जो होते हैं उनमें क्रॉसिंग ओवर हो रहा होता है, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं, देखो ये हमारा एक क्रोमोसोम हो गया, ठीक है, यहीं पर ही दूसरा बना लेते हैं, ये अब वो थोड़ा डायग्राम वैसा बना है बट समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, या फिर हम कह सकते हैं रिकॉम्बिनेशन हो रहा है बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के, ठीक है। और सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स भी बना हुआ होता है यहाँ पर, है ना, इस तरीके से ये सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स भी बना हुआ है। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा है कि क्रोमोसोम कैसे हमें अपीयर होते हैं, तो ये कितने कितने स्ट्रैंड्स हैं इसके, आप काउंट करो, 1 2 3 एंड 4 स्ट्रैंड्स है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 4 स्ट्रैंडेड, ठीक है। चलो आ जाओ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑक्सीसोम्स आर मेड अप ऑफ, अब ऑक्सीसोम्स किसके बने होते हैं, ऑक्सीसोम्स की यहाँ पर बात हो रही है, तो ऑक्सीसोम क्या चीज़ होती है, ऑक्सीसोम्स को हम और क्या क्या बोल सकते हैं, इसको हम फर्नेंडिस मोरेन पार्टिकल भी बोलते हैं, ठीक है, फर्नेंडिस मोरेन पार्टिकल बोलते हैं, पार्टिकल, या फिर इसी को हम FOF1 पार्टिकल भी बोल देते हैं, इसी को रेकर्स पार्टिकल भी बोलते हैं, पार्टिकल, है ना। तो ये किसके बने होते हैं, ए लिपोप्रोटीन्स के, बी ग्लाइकोप्रोटीन्स के, सी फॉस्फोप्रोटीन्स के, या फिर डी नन ऑफ दीज। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा इसका, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीसोम्स किसके बने होते हैं, लिपोप्रोटीन्स के, यानी कि लिपिड एंड प्रोटीन्स के बने होते हैं। और ये हमें ऑक्सीसोम्स किस में देखने को मिलते हैं, ये हमें देखने को मिलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में भी कहाँ पर देखने को मिलते हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर लेयर की इनफोल्डिंग्स होती हैं, इनफोल्डिंग्स, जिसको हमने क्या बोला था, दैट इज क्रिस्टी, क्रिस्टी पर ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इस तरीके से देखो, अगर मैं माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम आप लोगों को, ठीक है, रफ में समझ लो, तो यहाँ पर ये जो इनफोल्डिंग्स है ना, यहाँ पर इस तरीके से ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इन्हें हम FOF1 पार्टिकल भी बोल देते हैं, फर्नांडिस मोरन पार्टिकल भी बोल देते हैं, रेकर्स पार्टिकल भी बोल देते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
पेरोक्सीसोम्स आर एसोसिएटेड विद, तो देखो अभी पेरोक्सीसोम्स हमने पीछे देखा ही था, किसी एक ऑप्शन में देखा था जहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन करा था। तो किस में यूज़ हो, मतलब एसोसिएट किसके साथ होते हैं पेरोक्सीसोम्स, ये एसोसिएट होते हैं फोटो रेस्पिरेशन के साथ। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। लाइसोसोम्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, लाइसोसोम जो है कौन प्रोड्यूस करता है, क्लोरोप्लास्ट प्रोड्यूस करते हैं क्या, या फिर राइबोसोम्स प्रोड्यूस करते हैं, गोल्जी अपैरेटस या माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा गोल्जी अपैरेटस। गोल्जी अपैरेटस से हमारे जो लाइसोसोम्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट, हाँ ये रहा। देखो अब रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द आंसर ऑन द बेसिस ऑफ द कोड्स गिवन बिलो द स्टेटमेंट्स। सबसे पहले असर्शन देखते हैं, सेंट्रोमियर इज कंसर्न विद द स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी कि यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि जो सेंट्रोमियर होता है वो स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ये बिल्कुल सही बात है। एनाफेज में, एनाफेज में क्या होता है, मतलब मेटाफेज में देखो, मेटाफेजिक प्लेट पर क्रोमोसोम आकर के इक्वेटर पर आकर के सारे एक तरीके से इस तरीके से इक्वेटर पर आ जाते हैं ना। और वहीं पे अगर हम बात करें एनाफेज में क्या होता है, एनाफेज में स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर होता है, जिसकी वजह से क्रोमोसोम्स जो हैं फिर अलग अलग पोल्स पर जाने लगते हैं। फिर इसका रीज़न क्या दिया है, ऑक्सीसोम इज प्रेजेंट इन द सेंट्रोमियर, तो ये तो चीज़ गलत हो गई। ऑक्सीसोम हमने अभी कहाँ देखे थे, ऑक्सीसोम तो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट थे, माइटोकॉन्ड्रिया में, तो ये स्टेटमेंट ही गलत, रीजन ही गलत हो गया। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कि असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, यानी कि ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ठीक है, अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेजेस डीएनए इज यूजुअली सिंथेसाइज, तो हमें ये बताना है कि डीएनए कहाँ पर सिंथेसाइज होता है। तो ये तो अभी हमने प्रीवियस एक और क्वेश्चन भी देखा था ना कि डीएनए कहाँ पर हमारा सिंथेसाइज हो रहा था। तो जी नॉट स्टेज, पहले देखो जी नॉट स्टेज को हम और क्या बोलते हैं, क्विसेंट स्टेज। क्विसेंट स्टेज बेसिकली क्या है, जहाँ पर सेल एग्जिट सेल साइकिल, सेल एग्जिट सेल साइकिल, या हम कह सकते हैं सेल जो है सेल साइकिल में ही सस्पेंड रहता है। ठीक है, और कभी अगर आगे फर्दर नीड होती है तो वापस से वो सेल साइकिल में आ सकता है। जी1 फेज को हम क्या और बोलते हैं, गैप 1 या ग्रोथ 1 बोल देते हैं, है ना, ग्रोथ 1 फेज। एस फेज इज सिंथेटिक फेज, तो सिंथेटिक फेज। तो डीएनए कहाँ पर यूजुअली सिंथेसाइज होता है, तो ये होता है एस फेज में। ठीक है, और एस फेज, अच्छा एक चीज़ और देखो, जैसे हमने डायग्राम के थ्रू देखा था, तो ये तो हमारा एम फेज हो गया था। ठीक है, एम फेज। अब यहाँ पर G1 S G2, G1 S G2, तो इस तरीके से यहाँ पर इस चीज़ को यहीं पे ही समझ लो कि अगर हम G1 की बात करें, इसे हमने क्या बोला, ग्रोथ फेज 1 बोला या गैप फेज 1 बोला, या फिर इसी को हम बोल देते हैं प्री सिंथेटिक फेज। क्यों, क्योंकि ये सिंथेटिक फेज से पहले आ रहा है, इसलिए इसको हमने क्या बोल देते हैं, हम इसे प्री सिंथेटिक फेज, या फिर इसे हम बोल देते हैं प्री सिंथेटिक फेज या फिर प्री माइटोटिक फेज। क्यों, सॉरी, पोस्ट माइटोटिक फेज, पोस्ट माइटोटिक फेज। क्यों, क्योंकि ये माइटोसिस के बाद में आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। एंड ये जो सेल साइकिल है ये कैसी होती है, ये यूनी डायरेक्शनल होती है, यानी कि पहले G1 होगा, फिर S होगा, फिर G2 होगा, फिर ही जा करके डिवीजन होगा। ये नहीं है कि क्या कहते हैं डिवीजन, मतलब उल्टा चल जाए कि G1 से इधर डिवीजन में आ जाए, तो ऐसा नहीं होता है, ये यूनी डायरेक्शनल ही होती है। ठीक है, इसी तरीके से देखो हम क्या कहते हैं, G2 फेज को क्या बोल सकते हैं, इसे हम प्री माइटोटिक एंड पोस्ट सिंथेटिक बोलते हैं। ठीक है, तो इस डायग्राम को ध्यान रखेंगे आप, तो वहाँ पर कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर आपका प्री सिंथेटिक पूछ रहा है या पोस्ट सिंथेटिक पूछ रहा है, तो इस तरीके से आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। चलो आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ब्रेकीमियोसिस इज रिलेटेड टू, तो देखो अगर हम ब्रैकीमियोसिस की बात करते हैं तो ये हमें किस में देखने को मिलता है, आपके ऑप्शंस हैं, ए फाइटोप्थेरा, बी स्फेरोथिका, सी अगेरिकस, या फिर डी यीस्ट। तो देखो ब्रैकीमियोसिस बेसिकली होता क्या है, ये एक हाइपोथाइज्ड
इरेगुलरिटी हम इसको कह सकते हैं, जो कि हमें एस्कोमाइसिटीज फंजाई के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखने को मिलती है। और ये हमें किस में देखने को मिलती है? ये हमें यीस्ट में देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये जब हम फंजाई वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पर इसको हम अच्छे से, जब यीस्ट का पूरा यीस्ट के बारे की पूरी लाइफ साइकिल पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसको देख लेंगे। बट फर्दर उसके लिए आप ध्यान रखिएगा कि ब्रैकिमियोसिस हमें कहाँ देखने को मिलता है? ये हमें यीस्ट में देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म आफ्टर कंप्लीशन ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन इज कॉल्ड, यानी कि जब न्यूक्लियर डिवीजन कंप्लीट हो चुका है उसके बाद जब साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? ऑप्शंस हैं आपके, ए साइटोमिक्सिस, बी साइटोकाइनेसिस, सी कैरियोकाइनेसिस या फिर डी एपोमिक्सिस। तो देखो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। को इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हो, सी फॉर साइटोप्लाज्म, सी फॉर साइटोकाइनेसिस। अब देखो इसे किस तरीके से हमें, और इसमें थोड़ा सा डिटेल में एक चीज और देख लेते हैं हम लोग। हम्म, हमें क्या चीज़ देखनी है? देखो इसमें हम जब हम सेल साइकिल की बात करते हैं, सेल साइकिल की, तो हम एक तो देखते हैं कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस यानी कि इसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। और दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस इज डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। अच्छा, साइटोप्लाज्म का जो डिवीजन होता है, अगर हम बात करें प्लांट्स में, तो प्लांट्स में कैसे होता है? सेल प्लेट फॉर्मेशन के थ्रू होता है, सेल प्लेट फॉर्मेशन। यानी कि जो रेमिनेंट्स होते हैं गोल्जी बॉडी के, उससे सेल प्लेट फॉर्म होती है। और ये कैसा होता है? ये सेंट्रीफ्यूगल होता है, सेंट्रीफ्यूगल यानी कि सेंटर से बाहर की तरफ जाता है, पेरीफेरी की तरफ जाता है। और वहीं पे अगर हम बात करें एनिमल्स में, साइटोकाइनेसिस हमें कैसा देखने को मिलता है? तो ये सेल फरो मेथड से होता है, फरो मेथड से, ठीक है। और ये सेल फरो मेथड कैसा होता है? सेंट्रीपिटल मेथड, मतलब सेंट्रीपिटल होता है। सेंट्रीपिटल किस तरीके से? ये आपका पेरीफेरी से आता है, अंदर की तरफ एक फरो टाइप की बनती हुई आती है, और उससे फिर साइटोप्लाज्म जो है दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। स्टॉक्ड पार्टिकल्स अटैच टू द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। देखो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया से जो स्टॉक्ड पार्टिकल्स अटैच होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन आपके ऑप्शंस हैं, ए ऑक्सीसोम, बी माइटोराइबोसोम, सी ग्रैन्यूल्स या फिर डी कॉन्ड्रियोस्फियर्स। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑक्सीसोम। इसी को ही हमने और क्या बोल दिया था? फर्नांडिस मोरेन पार्टिकल, फर्नांडिस मोरेन पार्टिकल, ठीक है। या फिर इसी को हम बोल देते हैं FOF1 पार्टिकल, या फिर इसी को हम कह देते हैं रेकर्स पार्टिकल, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स इज कैरेक्टरिस्टिकली प्रेजेंट इन द लाइसोसोम्स। तो लाइसोसोम्स में क्या प्रेजेंट होते हैं? एसिड हाइड्रोलेजेस, हाइड्रोलेजेस, ठीक, एसिड हाइड्रोलेजेस प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हिस्टोन्स आर प्रेजेंट इन, हिस्टोन्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? आपके ऑप्शंस हैं, ए न्यूक्लियोसोम, बी स्फेरोसोम्स, सी लाइसोसोम्स या फिर डी सेल मेम्ब्रेन। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो हमारे हिस्टोन्स जो हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? वो न्यूक्लियोसोम्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो देखो जब मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था न्यूक्लियोलस का, ठीक है, देखो न्यू, चलो पूरा ही देख लो इसको, न्यूक्लियस का, ठीक है। तो न्यूक्लियस की सबसे पहले देख लेते हैं डिस्कवरी किसने करी थी। तो डिस्कवरी किसने करी थी? रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में, ईयर भी याद रखना है, ठीक है। तो देखो न्यू, इसमें अगर हम डायग्राम के थ्रू देखें तो ये इस तरीके से, अब सर्कल में देख लेना, अगर मतलब ट्राई तो कर रही हूँ मैं, सर्कुलर ही बन जाए,
ठीक है, ये इस तरीके से डबल, एक तो डबल मेम्ब्रेनस है, ठीक है, ये आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, दिस वन इसी ये इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है। और इसके बीच में ये जो है ये पेरी न्यूक्लियर स्पेस प्रेजेंट होता है, पेरी न्यूक्लियर स्पेस प्रेजेंट होता है, ठीक है। दिस इज न्यूक्लियर, ये जो गैप्स हैं ये न्यूक्लियर पोर हो गया, ठीक, न्यूक्लियर पोर हो गया इसके अंदर आपका। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये इस दूसरे कलर से, चलो मैं बना दे रही हूँ, ठीक है, ये इस तरीके से दिस इज न्यूक्लियर लैमिना, जो हमने लैमिन प्रोटीन की बात करी थी ना प्रीवियस क्वेश्चन में, न्यूक्लियर लैमिना, ठीक है, न्यूक्लियर लैमिना। इसके अलावा इसके अंदर क्या यहाँ पर प्रेजेंट है, देखो ये न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, ठीक है, न्यूक्लियोलस में आरआरएनए का सिंथेसिस होता है, ठीक, न्यूक्लियोलस में आरआरएनए का सिंथेसिस होता है। इसके अलावा यहाँ पर क्रोमेटिन प्रेजेंट है, दिस इज क्रोमेटिन, ठीक है। और ये सब जो है, जैसे सेल का साइटोप्लाज्म होता है, ये क्या है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक। तो न्यूक्लियोप्लाज्म को थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। देखो न्यूक्लियोप्लाज्म में हमें क्या क्या देखने को मिलता है, एक तो यहाँ स्पेस नहीं है, रुक जाओ, यहाँ पर लिख दे रही हूँ न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। न्यूक्लियोप्लाज्म में हमें क्या क्या देखने को मिलता है, एक तो हमें न्यूक्लियोलस देखने को मिलता है, न्यूक्लियोलस, और दूसरा हमें देखने को मिलता है क्रोमेटिन, ठीक है। तो न्यूक्लियोलस की डिस्कवरी किसने करी थी, ये करी थी फोंटाना ने, ठीक है। ये आरआरएनए सिंथेसिस होता है, यहाँ पर आरआरएनए सिंथेसिस, इसलिए इसको हम राइबोसोमल फैक्ट्री भी बोलते हैं। अब वहीं पे यहीं पे अगर हम बात करें क्रोमेटिन की, ठीक है, तो क्रोमेटिन की बात करें तो क्रोमेटिन की डिस्कवरी फ्लेमिंग ने करी थी, सबसे पहले तो डिस्कवरी ध्यान रखनी है, फ्लेमिंग ने, ठीक है। इसके अलावा ये क्रोमेटिन काहे का बना होता है, ये बना होता है न्यूक्लियो प्रोटीन का, क्रोमेटिन यहाँ लिख दे रही हूँ, क्रोमेटिन किसका बना होता है, ये बना होता है न्यूक्लियो प्रोटीन्स का, ठीक है, न्यूक्लियो प्रोटीन्स का, जिसमें न्यूक्लिक एसिड होता है, न्यूक्लिक एसिड में डीएनए प्लस आरएनए, ठीक। और वहीं पे बात करें अगर प्रोटीन्स की, तो प्रोटीन्स कौन से होते हैं, इसमें प्रोटीन्स होते हैं आपके हिस्टोन प्लस नॉन हिस्टोन, ठीक है, हिस्टोन प्लस नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, नॉन हिस्टोन, ठीक है। अब इसमें भी देखो हिस्टोन में भी आगे हमें H2A, H2B, H3, H4 जो है हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, वो सब जो है जब हम डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे वहाँ पर इसको डिटेल में देखेंगे, अभी इतना उसमें नहीं जाते हैं वरना फालतू में आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Which of the following prokaryotic enzyme is used to disintegrate the prokaryotic cell wall? तो prokaryotic cell wall को disintegrate करने के लिए कौन सा एंजाइम यहाँ पर हम यूज़ करेंगे? ऑप्शंस हैं आपके A amylase, B protease, C lipase या फिर D lysozyme। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा D lysozyme, ठीक है। लाइसोजाइम को हम यूज़ करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल वॉल को डिसइंटीग्रेट करने के लिए। और लाइसोजाइम क्या करता है, ये हाइड्रोलिसिस करेगा जो प्रोकैरियोटिक या बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होगी उसको रप्चर कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। सेल ऑर्गेनेलीज कैन बी फिजिकली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय, अगर हम सेल ऑर्गेनेलीज को फिजिकली सेपरेट करना चाहते हैं तो कौन से मेथड से करेंगे? ऑप्शन ए है आपका सेंट्रीफ्यूगेशन, ऑप्शन बी है माइक्रोस्कोपी, ऑप्शन सी है क्रोमेटोग्राफी या फिर ऑप्शन डी है रेडियो ट्रेसर्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस को जो है यूज करा जाता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस आर यूज्ड टू सेपरेट पार्टिकल्स फ्रॉम सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। व्हाट इज द सेडिमेंटेशन
कांस्टेंट ऑफ राइबोसोम्स इन प्रोकैरियोट्स। तो हमें बताना है प्रोकैरियोट्स में जो राइबोसोम्स होते हैं वो कौन से होते हैं। आपके ऑप्शंस हैं ए 80s, बी 40s, सी 30s एंड 20s या फिर डी 70s। तो देखो प्रोकैरियोट्स में हमें कौन से देखने को मिलते हैं। प्रोकैरियोट्स में हमें जो देखने को मिलता है दैट इज 70s राइबोसोम। अच्छा, इसको यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में और देख लेते हैं। देखो राइबोसोम्स, अगर राइबोसोम की बात करें तो दो तरीके का हमने देखा था। एक तो 70s देखा था, दूसरा हमने क्या देखा था 80s देखा था। ठीक है, 70s के अगर हम सब यूनिट्स की बात करें तो 70s में हमें देखने को मिलता है एक तो 30s जो कि स्मॉलर होता है एंड दूसरा होता है हमारा 50s जो कि लार्जर होता है। ठीक है, और 30s भी कैसे बना होता है, ये बना होता है 16s rRNA का। एंड वहीं पे अगर हम बात करें 50s की तो ये 5s rRNA, ठीक है, एंड 23s rRNA का बना होता है। ठीक, अब यहाँ पे बात करते हैं अगर 80s rRNA की, 80s राइबोसोम की, तो यहाँ पर देखो इस तरीके से लिख सकते हो 40s का एंड यहाँ पे ऐसे कर लो 40s एंड 60s का। 40s स्मॉलर यूनिट हो जाता है जो कि 18s rRNA का बना है। ठीक, एंड वहीं पे बात करें अगर 60s की तो ये 5s rRNA, 5.8s rRNA, ठीक है, एंड 28s rRNA का बना होता है। इसमें कॉमन कौन सा है, 5s rRNA जो है वो दोनों में ही कॉमन होता है, यानी कि 70s में भी और 80s में भी। ठीक है, तो राइबोसोम के बारे में इतना तो आप लोगों को ये बाइफरकेशन तो याद रखना ही है। ठीक, इसके अलावा अगर राइबोसोम के जो हम एस बोल रहे हैं दैट इज सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है, और इसका जो मेजर होता है वो साइज एंड डेंसिटी दोनों का ही मेजर होता है। ठीक है, और इसका यूनिट होता है सेडवर्ग यूनिट। और स्टेन हम किससे करते हैं, राइबोसोम को स्टेन हम करते हैं टैलुडीन ब्लू से। ठीक है, अगर स्टेनिंग का क्वेश्चन आता है स्टेन किससे करते हैं तो ये करते हैं टोलुडीन ब्लू से। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको काफ़ी सारे स्टेनिंग बता रखे हैं कि प्रीवियस क्लास में अगर आप देखोगे कि इसको राइबोसोम को कैसे स्टेन करते हैं, देन माइटोकॉन्ड्रिया की स्टेनिंग बता रखी है, और गोल्जी बॉडी वगैरह सबकी स्टेनिंग बताई हुई है, वो भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स डिफर मेनली इन रिस्पेक्ट टू। हमें बताना है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में मेन डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है। साइज ऑफ अ सेल, शेप ऑफ अ सेल, या ऑप्शन सी है केमिकल कंपोजिशन ऑफ अ सेल, या फिर ऑप्शन डी है आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल। तो यहाँ पर क्या आपका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्यों, क्योंकि एक जो है आपका प्रोकैरियोटिक में नेकेड डीएनए होता है, वहीं पर अगर हम बात करें यूकैरियोटिक की तो वहाँ पर डीएनए विद हिस्टोन प्रोटीन्स होता है। ठीक है, तो अगर हम डिफरेंस देखें यहाँ पर शॉर्ट में देख लेते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में। तो देखो प्रोकैरियोटिक सेल में कैसा होता है, न्यूक्लियस विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट है, हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है। पी प्लस बना दिया मैंने, रुको। हिस्टोन प्रोटीन कैसा है, एब्सेंट है। इसके अलावा बात करें कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं होता है, नो कंपार्टमेंटलाइजेशन। ठीक, इसके अलावा जो ऑल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज एब्सेंट, सेल ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होती हैं। ठीक है, केवल एक आपका प्रेजेंट होता है, ओनली ए मेम्ब्रेनस, कौन सा, राइबोसोम प्रेजेंट होता है। ठीक है, और वो भी कौन सा, 70s। इसके अलावा डीएनए की अगर हम बात करें तो डीएनए कैसा होता है, सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। इसके अलावा पॉलीराइबोसोम हमें देखने को मिलते हैं। पॉलीराइबोसोम क्या होता है, एक एमआरएनए पर सेवरल राइबोसोम्स अटैच होते हैं। पॉलीराइबोसोम इस तरीके से, जैसे कि अगर ये एक एमआरएनए है तो इस तरीके से यहाँ पर मल्टीपल राइबोसोम्स जो हैं वो अटैच होंगे, दिस इज नोन एज पॉलीराइबोसोम। ठीक,
और इसी के अगर उसका देखें यूकैरियोटिक का देख लें, यहीं पर देखो मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं वर्बली बोल रही हूँ, आप अपने यहीं पर ही क्वेश्चन के साथ इसको चाहो तो नोट कर सकते हो, अदरवाइज़ आपके नोट्स में ये चीज़ मैंने आपको प्रॉपर डिफरेंस बिटवीन करके लिखवाया है, ठीक है? वो आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी रहेगा कि अगर क्वेश्चन आता है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस करने के लिए, तो आप 50 वर्ड्स में तो आप इन पॉइंट्स को लिख सकते हो, ठीक? तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ कर दे रही हूँ मैं यूकैरियोटिक में, ठीक है? तो यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, इसमें न्यूक्लियस विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होता है, कंपार्टमेंटलाइजेशन होती है, ठीक है? सारी सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं, राइबोसोम 80S टाइप का होता है, और इसमें जो डीएनए होता है आपका, वो लीनियर डीएनए प्रेजेंट होता है ना, लीनियर डीएनए प्रेजेंट होता है, एक्सेप्ट दो चीज़ों के ना, दो चीज़ बताई थी, एक्सेप्ट एक तो माइटोकॉन्ड्रिया एंड दूसरा क्या होता है, प्लास्टिड, ठीक है? इसमें क्या होता है, इसमें आपका जो है सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड ही डीएनए प्रेजेंट होता है, और इसमें राइबोसोम 70S ही होता है, इसलिए हमें यूकैरियोटिक में 70 और 80S राइबोसोम दोनों ही देखने को मिलते हैं, ठीक? और इसमें मोनोराइबोसोम कंडीशन होती है, मोनोराइबोसोम कंडीशन, यानी कि एक एमआरएनए से केवल एक ही राइबोसोम जो है वो अटैच्ड होता है, ठीक है? तो देखो अप्रॉक्स हमारे 33 क्वेश्चंस तो हो चुके हैं अब। काफ़ी सारे बचे हैं ये तो। देखो कितनी देर का हो गया। ऑलराइट 50 मिनट्स की तो क्लास हो चुकी है। तो ऐसा करेंगे, अब इसको अभी ये मैं आज इसको सैटरडे को अपलोड कर दे रही हूँ, बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस जो हैं फिर हम संडे को इसको कर लेंगे, ठीक है? तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पर फिर कंप्लीट हो जाएगा। चलो अच्छा, फटाफट से थोड़ा 10 मिनट और देख लेते हैं। स्पिंडल अपैरेटस जो है, स्पिंडल अपैरेटस ये किसका बना हुआ होता है? आपके ऑप्शंस हैं, ए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बी पॉलीसोम, सी माइक्रोट्यूब्यूल्स या फिर डी स्फेरोसोम्स। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में डिटेल हम जो है वो ऊपर के क्वेश्चंस में देख चुके हैं, ठीक है? तो यहाँ पर दोबारा से उसको नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, अ न्यूट्रिएंट एलिमेंट essential for the formation of microtubules of the mitotic spindle apparatus during the cell division। यहाँ पर हमसे ये पूछा है वो कौन सा एसेंशियल एलिमेंट है जो कि फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल में हमें हेल्प करता है या सेल डिवीजन के टाइम पे रिक्वायर्ड होता है। तो हमारे ऑप्शंस हैं, ए फॉस्फोरस, बी सल्फर, सी कैल्शियम या फिर डी जिंक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी कैल्शियम, ठीक है? ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज ब्रेन ऑफ द सेल। देखो देखो, ब्रेन ऑफ द सेल हम किसको बोलते हैं? ऑप्शन है राइबोसोम, बी न्यूक्लियस, सी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, डी माइटोकॉन्ड्रिया। तो राइबोसोम को हम तो वो बोल रहे थे ना, ऑर्गेनली विद इन ऑर्गेनली। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं? ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं, ठीक है? और माइटोकॉन्ड्रिया को किचन ऑफ द सेल बोलते हैं। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, लैम्ब्रुश क्रोमोसोम आर सीन ड्यूरिंग। लैम्ब्रुश क्रोमोसोम हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? मियोटिक मेटाफेज में, माइटोटिक मेटाफेज में, माइटोटिक प्रोफेज में या फिर मियोटिक प्रोफेज में। तो देखो, जब मैंने आपको क्या कहते हैं जॉइंट क्रोमोसोम्स पढ़ाया था, वहाँ पे मैंने आपको लैम्ब्रुश क्रोमोसोम के बारे में बताया था, है ना? तो ये हमें कहाँ देखने को मिल रहे थे? लैम्ब्रुश क्रोमोसोम। देखो मैंने जॉइंट क्रोमोसोम बताए थे ना आपको, जॉइंट क्रोमोसोम्स। 3 तरीके के जॉइंट क्रोमोसोम बताए थे। पहला बताया था लैम्ब्रुश, ठीक? लैम्ब्रुश। दूसरा बताया था बी क्रोमोसोम, या इसी को हम क्या बोल दे रहे थे? सुपर न्यूमेरी क्रोमोसोम, ठीक? और तीसरा बताया था पॉलीटीन, पॉलीटीन क्रोमोसोम, ठीक है? तो देखो लैम्ब्रुश की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसको किसने ऑब्जर्व करा था? फर्स्ट ऑब्जर्व करा गया था इसको इन oocyte ऑफ एम्फीबियन, इन oocyte ऑफ एम्फीबियन। और कौन से एम्फीबियन में? सैलामेंडर में, ठीक है? सैलामेंडर में। और किसने ऑब्जर्व करा था? बाय फ्लेमिंग। और ये कब बनते हैं? तो ये फॉर्म होते हैं, फॉर्म्ड ड्यूरिंग मियोसिस वन की प्रोफेज वन में, प्रोफेज वन के
डिप्लोटीन स्टेज में। तो देखो डिप्लोटीन भी अगर आप याद रखोगे ना तो ऑब्वियस सी चीज़ है कि डिप्लोटीन स्टेज हमें कहाँ देखने को मिल रही है, प्रोफ़ेज़ 1 में देखने को मिल रही है। प्रोफ़ेज़ 1 कहाँ होता है? मियोसिस 1 में होता है। तो यहाँ पर हमारा क्या आंसर आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मियोटिक प्रोफ़ेज़। अगर आपको डायरेक्ट डिप्लोटीन नहीं दिया है इस तरीके से, अब देखो ऑलमोस्ट अगर जल्दी में पढ़ोगे तो ये सब ऑलमोस्ट माइटोटिक, मियोटिक, मियोटिक इस तरीके से सेम ही लग रहा है ना? तो यहाँ पर आप कंफ्यूज ना हो, इसके लिए आप डिप्लोटीन याद रखो कि डिप्लोटीन जो है वो फिर आपको पता ही है कि हमें प्रोफ़ेज़ 1 में 5 स्टेजेस देखने को मिलती हैं, ठीक है? और ये मियोसिस 1 में होता है, ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चलो अच्छा यहाँ से जो है अब अगले क्लास में कर लेंगे, ठीक है? तो इसको मैं अपलोड कर दे रही हूँ। आप लोग अपने मार्क्स, कितने आपके मार्क्स आ रहे हैं इतने पर्टिकुलर जो हमने अभी 35-40 क्वेश्चंस करे हैं उनमें, वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएँगे। टिल देन अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।